नमस्कार, एमएच1 न्यूज की खास पेशकश इलेक्शन रिलेटेड, जिसमें पब्लिक सब जानती है। मैं आज हम पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं। जी हाँ, हमारी एमएच1 न्यूज की टीम जो है वो पब्लिक के बीच में मौजूद है। हम सोनीपत के सुभाष चौक पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर हम तमाम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। भले ही तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, भले ही जो बिगुल है नहीं फूका है, लेकिन इन सब के बीच में पार्टियों की तैयारी पूरी हो रही है। लोकसभा सीट को लेकर के 195 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। कांग्रेस और अन्य दल जो है फिलहाल महागठबंधन की तैयारी में ही जुटे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जनता की तैयारी अलग चलती है। और हम जैसा कह भी रहे हैं लगातार कि पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक क्या जानती है, पब्लिक क्या मानती है और पब्लिक को क्या चाहिए, ये हम आज जानने के लिए पहुंचे हुए हैं सोनीपत में। फिलहाल आपको बता दें, जो यहाँ के सांसद है रमेश चंद्र कौशिक हैं और लगातार 2 बार से वो यहाँ पर जीत करके जो है सत्ता पर काबिज हुए हैं। तमाम उन्होंने काम किए हैं, नहीं किए हैं, ये हम नहीं कहेंगे, ये हमारी जनता कहेगी। लेकिन इन सब के बीच में हॉट सीट सोनीपत तब से चर्चा में आ गई है जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। चलिए देर किए बिना हम पब्लिक के बीच में ही पहुँचते हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर महिलाओं को लेकर के चलेंगे, क्योंकि महिलाओं की बात की जाती है कि आधी आबादी है और आधी आबादी अगर खुश नहीं तो आपका देश का विकास हो नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं इंदु वलेचा, निगम पार्षद सोनीपत। इंदु जी, फिलहाल लोकसभा चुनाव होना है, तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं। जनता की तैयारी कैसी है? आप क्या चाहते हैं, क्या मांगती हैं, कैसा आपको सांसद चाहिए? मैं सोनीपत की जनता से यही उम्मीद करती हूँ और शायद पूरी सोनीपत की जनता भी हमारे साथ है कि सरकार ने, बीजेपी सरकार जब से आई है, सेंट्रल में भी और हरियाणा में भी बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जिनकी कभी भी उम्मीद नहीं की गई थी। कि फॉर एग्जांपल चाहे राम मंदिर का देखो या 370 धारा का देखो, कि वो आज तक सिर्फ किताबों में ही रहा है कि भाई हम हटाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे कभी किसी ने डेट एक फिक्स नहीं की। लेकिन बीजेपी सरकार ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस दौरान सिर्फ एक ही बात रखी थी कि ये दोनों कार्य हम पूरे करेंगे। और आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरी भारतीय जनता के साथ साथ ही पूरी दुनिया के सामने है कि दोनों उन्होंने वादे अपने पूरे किए। लेकिन इंदु जी, ये तो आपको देश का मुद्दा हो गया जिसपे लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन हम सोनीपत के मुद्दे पे खास तौर से हैं, क्योंकि सोनीपत में वहाँ का जो जनरल मुद्दा होगा, लोकल मुद्दा होगा, स्थानीय मुद्दे होंगे, वो कहीं ना कहीं हावी रहेंगे चुनाव पे, क्योंकि सांसद का चुनाव वैसे ही होगा। प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं कि भले ही राम मंदिर के मुद्दे पे और 370 के मुद्दे पर चुन जा सकते हैं, स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या है? स्थानीय मुद्दे सबसे पहले तो शहर के हिसाब से देखें तो शिविरों की प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी हद तक मैनेज की गई है। लेकिन अभी जो काम अधूरे हैं वो भी टेंडर लगे हुए हैं काफ़ी कार्यों के, तो कार्य सुचारू रूप से चले हुए हैं। लेकिन बहुत लंबा समय लग रहा है। हाँ, बहुत लंबा समय लगा है, उस चीज़ को मैं मानती हूँ, क्योंकि 1 साल जो हमारा कोरोना के टाइम में जो ख़राब हुआ है वो पूरा का पूरा देश का ही ख़राब हुआ, वो खाली एक सोनीपत का नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो कार्यों को गति मिलनी चाहिए थी, तो शायद वो थोड़ी गति धीमी जरूर हुई है, लेकिन पूरे के पूरे कार्य पूर्ण जरूर होंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि अब आप जब स्टूडेंट से एक तरह से टीचर बनी हैं, तो क्या बदलाव आपको कुछ सोनीपत में नजर आए हैं, या क्या बदलाव चाहिए, कैसे आपको सांसद चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी सही वर्क नहीं कर रही है। राम मंदिर भी बन चुका है, 370 धारा भी हट गई, 3 तलाक भी। स्थानीय मुद्दे, यहाँ के मुद्दों के हिसाब से जिएंगे ना आप। राम मंदिर, 370, ये सबसे तो प्रधानमंत्री चूज करेंगे, लेकिन सांसदों का चुनाव तो यहाँ के मुद्दों से होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हरियाणा में बेरोजगारी का स्तर आज भी उतना ही है जितना कई साल पहले था, तो बेरोजगारी ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो हरियाणा के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्पेशल टू जो एडल्ट्स हैं, पेपर हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, पर नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का। और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसे देख रही है, एजुकेशन कैसे? एजुकेशन ठीक है, बट नौकरी नहीं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, आप एजुकेट हो रही हैं बट नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं मिल रही है। आप तो प्रधान हैं, यहाँ का जो पूरा मार्केट है, आप यहाँ के प्रधान हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सोनीपत के लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो दिल्ली का रुख करते हैं अपने व्यवसायियों सब के लिए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है सोनीपत के लिए। इसको लेकर के आप लोग क्या मांग करते हैं, और क्या इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि आपके सांसद को काम करना चाहिए? पहले भी जो सांसद थे, ऐसी बात नहीं, काम नहीं हुए, काम काफ़ी कुछ हुए हैं सोनीपत में। जो 70-80 साल से यहाँ सेवों की समस्या थी, हमें पता कैसे हमने उसको फेस किया है, वो कुछ हद तक हल हो चुकी है। आगे भी हम यही चाहते हैं, जो भी सांसद आए
सोनीपत के लिए बहुत अच्छा काम करे, हमारी मार्केट के लिए अच्छा काम करे, पब्लिक के लिए अच्छा काम करे, ये हम चाहते हैं। जो मेरा सवाल था कि यहाँ से लोगों को दिल्ली रुक करना पड़ता है अपने काम के लिए, व्यवसाय के लिए, उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले जो 2014 में इलेक्शन हुआ था, हमारे शहर की जो मंत्री बनी थी कविता जैन, उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था कि सोनीपत को पहली उससे ही ये मेट्रो आएगी। तो ये पहली रिक्वायरमेंट थी। डबल इंजन की सरकार थी, कहीं ना कहीं ये बीजेपी डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी इन्होंने प्रपोजल भी नहीं भेजा कि सोनीपत को मेट्रो की जरूरत है, और इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था कि मेट्रो आएगी। लगा 10 साल हो गए हैं, मेरठ 110 किलोमीटर मेट्रो चली जाती है, हमारी 20 किलोमीटर मेट्रो बादली से सोनीपत नहीं आती। और समस्या क्या है, जिसके कारण हमारे जो है युवा कोचिंग के लिए जाते हैं, चाहे यूपीएससी की हो। इसके लिए कभी सांसद से बात की आपने? नहीं, कई बार की, हर बार कह रहे हैं होगा होगा। तो इस प्रकार 10 साल हो गए हैं। हमारे जो स्कूलों में भी टीचर नहीं है, और स्कूलों को मर्ज तो बेरोजगारी क्या ये 10 साल से ही ज्यादा बढ़ी है या इसके पहले भी थी? अभी बढ़ी है, इससे पहले सरकार में थी। आप सारे न्यूज़पेपर देख सकते हो, अभी बड़ी है। ये इन्होंने सिर्फ हटाने का काम किया, नौकरी किस डिपार्टमेंट में दी है? हमारा सोनीपत का खुद जो हॉस्पिटल है बीमार पड़ा है, लगातार आप न्यूज़ के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक गरीब आदमी जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे के लिए जाता है, वहाँ मशीन बंद मिलती है। और जो पुराने सेंटर हैं, जो हमारे लैब हैं, उनमें डॉक्टरों का कमीशन है। आप ही के जवाब पे इंदु जी बिल्कुल, जैसे कि भैया ने कहा है कि भाई नौकरियां नहीं मिली है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि हरियाणा में बहुत सारी नौकरियां बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के मिली है। जिन बच्चों को मिली है, जिन पेरेंट्स की लगी, जिनके बच्चों की लगी है, आप उनके पेरेंट्स से पूछ के देखिए कि आज से पहले, सबसे पहले क्या होता था कि पर्चियाँ जाती थी किसी के भी नाम की, उसी की नौकरी मिलेंगी। लेकिन अब पहली सरकार ऐसी बनी है कि जब बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के नौकरियाँ मिली हैं। और जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि मेट्रो का हमारे यहाँ से पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक पैसे डिपॉजिट नहीं किए हैं। उसी की वजह से कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना पैसा 5,000 करोड़ रुपए सेंटर में जमा करा चुके हैं, जिस टाइम मेट्रो का काम होना है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट काम कराना नहीं चाहती। उन्होंने अभी तक अपना पैसा जमा नहीं कराया है। 5,000 करोड़, ये प्रपोजल दिखा दे मेरे को, प्रपोजल दिखा दे कि ये ठीक है, यानी कि मेट्रो की कमी है, मेट्रो चाहिए। क्या कमी आपको सोनीपत में दिख रही है कि आने वाले सांसद से आप उसकी डिमांड करेंगे, मांग? हर चीज़ की कमी है, सड़क है टूटी है, हर चीज़ टूटी है ना, पर कुछ नहीं है। एक तो दारू खुलेआम बिकती है, हर चीज़ वो है, नशा, सबसे ज़्यादा नशा है। देखो मेट्रो तो बहुत ऊपर की बात है, मेट्रो तो आन को तो 1 घंटे में आ जाए, चाहते नहीं। तभी आप लोगों ने अपनी समस्याएं सांसद के सामने रखी, बातचीत की? सांसद मिलता ही नहीं जी, मिलता ही नहीं सांसद साहब। नहीं ठीक है, उनके घर गए हैं मैम, बहुत बार गए हैं, मिले ही नहीं आप? नहीं मिले मैम। ना ही कभी शहर का दौरा करते हैं, एक एक करके सबको बोलने का। ना ही कभी शहर का दौरा करते हैं, कुछ नहीं। आप क्या है, स्टूडेंट है? तो मैम किस क्लास में? मैं LLB कर रहा हूँ। तो आप तो अच्छा तर्क वितर्क कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। नहीं आपको लगा कि आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी तरीके से उन तक पहुंचना है, या किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों को, समस्याओं को उनको बताना है? कोशिश कैसी? मैम हमने कई बार ज्ञापन देने की सोची, कई बार हम संसद साहब के घर पे गए हैं। हमने के लिए मैदान की जरूरत थी मैम, छोटे बच्चों को और बड़ों के भी मैम, लेकिन संसद साहब नहीं मिले। क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं? दिक्कतें तो बहुत है यहाँ पे, बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। कहाँ की सड़कें टूटी हैं? सारे सोनीपत की टूटी हुई हैं। पर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक में तो सड़कें टूटी दिख नहीं रही है। उधर जाओ, मॉडल टाउन साइड है। इसलिए तो मैंने पूछा कि कहाँ की सड़कें टूटी हैं, ये तो बताइए। सारे सोनीपत की टूटी हुई हैं। बाईपास पे लगातार 2 साल हो गए मैम, सड़क नहीं बन ली। और MP साहब को भी बोल दिया, पहले जो सरकार ने अप्रूव की थी वो सीमेंटेड थी, लेकिन अब सरकार बोल रही है कि हम वो टाइल बिछाएंगे। सबसे मेन रोड NH हाईवे है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही। विकास जी, क्या स्थानीय मुद्दे आपको यहाँ लग रहे हैं जो इस बार आपको लगे कि लोकसभा के चुनाव में जो आपके सांसद है, जो उम्मीदवार खासतौर से पार्टियों से उतरेंगे, वो जो है लेकर के उन मुद्दों को उतरेंगे? मैडम जी देखिए, सरकार के बारे में मैं किसी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सबके अपने अपने नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। कई बार मुद्दे आते हैं, बेरोज़गारी है, नौकरियां नहीं है, या फिर हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मगर उसका कारण हम खुद होते हैं। एक माँ बाप होता है जो बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, तो वो इस बेस पे पढ़ाता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के ऊँची पोस्ट पे जाए। मगर कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी हो जाती है या कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट हमें बहुत सारा दे रही है। देखिए 8.5 साल मैं एज ए कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की जॉब कर चुका हूँ मैं अमेज़न में, बट मैंने अभी एक चाय का बिजनेस स्टार्ट किया है।
तो गवर्नमेंट हमें इतना सारा दे रही है कि हम अपने व्यवसाय पे छोटा मोटा लोन हमें प्रोवाइड करा रही है, हमारी जो दुख दर्द है वो सुन रही है। डाटा ऑपरेटर में थे आप, डाटा ऑपरेटर में कॉन्ट्रैक्ट पे रहे होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, फिर आपने चाय का स्टॉल खोल लिया है यहाँ पर, इसके लिए सरकार की तरफ से आपको हेल्प मिली है। एजुकेशन क्या रहा? मैम मेरा बीए है विद अकाउंटेंसी और टैली कोर्स साथ में 1 साल का। इसके साथ मैंने अप्लाई किया था लोन के लिए, पर भगवान की दया से मेरा काम ऐसा चला कि मुझे लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो लोन पास करने के लिए मेरे यहाँ पे आते हैं स्टॉल पे बैंक वाले कि भाई लोन ले लो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, क्रेडिट अच्छा है। तो मैं बोला मैं ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब ले लेंगे। रही सड़कों की, नशे की बात, तो ये क्या है ना, पॉपुलेशन के साथ हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देश में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये चीज़ें आमतौर पे बढ़ेंगी, क्योंकि ये सरकार नहीं कह रही कि आप नशा करो, सरकार ने अपनी तरफ से ठेके खोल रखे हैं। अब गलती हमारी है कि हम ठेके पे 500 का लेके जा रहे हैं, घर पे हमारे खाने को खाना नहीं है और हम शराब का सेवन कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच काम करेगी, न कि गवर्नमेंट की। आप लोग जो कह रहे थे कि नशे का कारोबार यहाँ पर चल रहा है, सोच हमारी काम करेगी मैडम, न कि गवर्नमेंट की सोच काम करेगी। गवर्नमेंट ने तो एक इसको ज़रूरत की चीज़ के हिसाब से चलो भाई ठीक है हमने प्रोवाइड करा दी, अब हम इसको नशे के तौर पे यूज करेंगे तो इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की थोड़ी है। वो समझ नहीं है कि वो नशा करें, क्योंकि बच्चों की एक उम्र होती तो है। युवा के पेरेंट्स उनके अभिभावक क्या कर रहे हैं, वो तो समझदार है ना। नशे में डूबता हुआ हरियाणा का युवा डूब चुका है। एक तरफ रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ जो हमारे युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? और अभिभावकों की पेरेंट्स की जिम्मेवारी। सरकार की भी है कहीं ना कहीं, वो इस तरह की अपना जो है पुलिस से बात करके, अपने हमारे जो है सीपी साहब हैं उनसे मिलकर एक टीम बनाए जो उनको पकड़े नशे को। अब जा कहीं जगह देखता हूँ इतने सुए मिलते हैं, और हर जगह जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो बैन करें इन चीज़ों को। तो क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या करेगा युवा? तो इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से हम ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन सोनीपत में लगातार जो है हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता यहाँ पर क्या सोचती है, उनके मन में कितना जो है एक नाराजगी भरी है, या सांसद से वो क्या चाहते हैं, आने वाले किस पार्टी के लिए उनका झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ जानने के लिए MH1 न्यूज की जो टीम है वो सोनीपत से लेकर के अलग अलग जगहों पे पहुंचेगी। सोनीपत के 9 विधानसभा में भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और वहां से हम ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो आपको जरूर दिखाएंगे। सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इन्होंने बीए कर रखा है, ठीक है, अकाउंटेंट भी कर रखा है, और इसके बाद ये डाटा ऑपरेटिंग में भी रहे, कॉन्ट्रैक्ट पे रहा, सब खत्म हुआ, आज चाय स्टॉल लेकर के बैठे हुए बना रखा है उन्होंने टी स्टॉल। अगर किसी को कहीं पर जाना है तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है या नहीं बनाता है? सरकार की मदद मिलती है, ऐसे होता है ना। देखो मैडम, ये भाई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ ये भाई अच्छा काम कर रहा है। देखो भाई ने एक पर अच्छी बात कही, पर यह बात है कि सभी जो बच्चे युवा हैं, चलो भगवान ने इसको सद्बुद्धि दी हुई है, तो हमारे युवा बच्चे हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए सरकार कुछ अच्छे कदम उठाए, नशे को बैन करे और तो नशे की तरफ युवा ना जाए। क्या नाम है आपका? मुरली मनोहर। हाँ, मुरली मनोहर। मुरली जी, क्या लग रहा है, स्थानीय मुद्दे क्या है इस बार के लोकसभा चुनाव में, जिसपे आप चाहते हैं कि जो आपके सांसद हैं वो मतलब उस पर बात करें? यहाँ पर कोई भी गाड़ी का स्टॉपेज नहीं हुआ, ना ही कोई गाड़ी चली है। लोगों को रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, गाड़ियों का स्टॉपेज करवाया जाए और नई गाड़ी चलाई जाए। आप स्टूडेंट हैं जी, आप भी स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक शिक्षा एजुकेशन के नाम पे आप किस तरह से देख रहे हैं? सोनी, एजुकेशन का तो सिस्टम बहुत ख़राब है मैम। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बच्चों को लूट रहे हैं खुलेआम, बहुत महंगी फीसेज हैं, सरकार की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इवन आप सोनीपत की गलियों में एक बार नज़र मारिए, इवन मैं कह रहा हूँ M.Tech B.Tech और इवन जो हायर एजुकेट बंदे हैं वो सड़कों पे 12-12 हज़ार रुपये की जॉब के लिए अपना रिज्यूम लेके धूल फाँक रहे हैं। और लोग तो यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है, शिक्षा को लेकर के आपसे मैं बात करूँगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल है। विपुल जी, क्या लग रहा है, जो एक शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के ये कह भी रहे हैं कि बहुत कमी है और इसको लेकर के सरकार को सोचना चाहिए, आपका क्या है इसमें? देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे सोनीपत में या हरियाणा में ही मान लीजिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका लेवल बहुत लो है और प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मीडियम क्लास है या लोअर क्लास है वो अपने बच्चे को एजुकेट नहीं कर पाता। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मैटर है, नशे में या सोच में या जो भी है।
तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, वो अच्छा होना चाहिए। टीचर्स अच्छे नहीं हैं, कोई सिस्टम अच्छा नहीं है, बच्चे जो है वो लगता ही नहीं कि पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। ऐसा लगता है कि वो घर से निकले हैं, घूम फिर के अपने घर वापस चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक। एक स्कूलों को मर्ज करने की भी बात आई है कि हरियाणा में मैक्सिमम स्कूल मर्ज हो रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि टीचर्स कम है, टीचर्स पे स्टूडेंट्स कम है। तो इसको देखते हुए मर्ज करने से क्या होगा, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा और टीचर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। देखिए, मेरा मानना ये है, अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी डिसीजन लेती है तो उन्हें उस डिसीजन को जल्दी अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आज आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, 6 महीने बाद, साल बाद या 5 साल बाद वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तब तक बहुत सारे जो नौजवान हैं वो भटक चुके होते हैं। आज यहाँ पे कितने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, कितनी फीस है उनकी, सब चीज़ें हैं, बच्चे गाँव से आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कितने बच्चे उनमें से लग जाते हैं, ये बहुत ही मुश्किल है कहना। मेरे हिसाब से 10%। आप क्या करते हैं? मैं तो, मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं चाइनीज़ वेज का काम करता हूँ। तो कैसा चल रहा है? ठीक है, मैं मतलब सोनीपत सिटी के हिसाब से सेटिस्फाइड हूँ। जो इस सिटी का लेवल है उसके हिसाब से ठीक है। सरकार से आपके रेस्टोरेंट को चलाने में या व्यवसाय को लेकर के भी अगर मैं जानना चाहूँ, किस तरह की एक मदद, किस तरह की एक हेल्प जो है वो मिल पाती है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे हिसाब से जो फूड सेक्टर है या जो रेस्टोरेंट लाइन है, उसके अंदर कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं है। हमारा जो ज़्यादातर डिपेंडेंस है वो लोकल कस्टमर्स पे या ऑनलाइन सर्विसेज पे रहता है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। तो वो भी क्योंकि सोनीपत एक छोटा शहर है और यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, प्लस एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ की मार्केट का कि दिल्ली पास होने से जो लोग कम्यूट करते हैं दिल्ली, वो ज़्यादातर जो आइटमें यहाँ महंगी होती है वो दिल्ली से ले आते हैं। ये सोनीपत का एक बहुत बड़ा बिजनेस ड्रॉबैक है, तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि सोनीपत एक बिजनेस के मामले में अभी लिमिटेड शहर है। जिस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक और पानीपत हैं, उनके अपने अपने, जैसे पानीपत में हैंडलूम्स है, हैंडलूम सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो सोनीपत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसने सोनीपत को एक नाम दिया हो या सोनीपत को डेवलप किया हो कि सोनीपत के बारे में भी लोग जाने कि हरियाणा में एक सिटी सोनीपत भी है। कौन से ऐसे मुद्दे खास तौर से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही ज्ञान की बात की, यानी कि गरीब, युवा, महिलाएं और जो बाकी आपके हैं उनको जो है कहीं ना कहीं इस बार तवज्जो दिया जाएगा, किसानों को तवज्जो दिया जाएगा। लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये 4 वर्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, ये देखो, महत्वपूर्ण सारे ही महत्वपूर्ण है, बिना महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सबके लिए, कोई भी हो, गरीब, धनवान, सबको सहूलियत मिले, किसी को भी कहीं से उन्हें दबाया न जाए। दवा देते हैं कहीं कहीं, ऐसे दबाना नहीं है। धनवान को भी दवा देते हैं, आपने कहीं पैसा कमा रखा है, आप ही के ऊपर कुछ होता है, लेकिन ये ना हो। सबको सच्चाई, ईमानदारी से काम करना चाहिए। कोई सरकार ने भी, जनता सबकी एक है, जनता की सरकार है, सरकार जनता की है। सरकार कभी बन नहीं सकता, जब तक जनता ना हो सरकार कभी नहीं हो सकता। बहुत बहुत बेहतरीन बात कि जनता जब तक ना चाहे तब तक सरकार जो है वो बन नहीं सकती है। जी, एमएसपी को लेकर। एमएसपी को लेके जैसे पहले वाला जो मूवमेंट था दिल्ली के अंदर, फार्मर जो मूवमेंट हुआ था 1 साल पहले कि लीगल एमएसपी को लेके हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं। पूरा 1 साल बीत गया मैम, कमेटी की आज तक कोई एक रिपोर्ट। कमेटी तो बन चुकी थी, किसानों ने ना कर दिया। नहीं मैम, एमएसपी को लेके जो कमेटी बनी, एमएसपी को लेके कमेटी बनी थी, किसानों ने ना कर, उस कमेटी ने मैम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी तक अपनी एक भी रिपोर्ट नहीं भेजी। कैसे भेजेंगे जब किसानों ने ना कर दिया? और जो एक मिनट मेरी बात सुनिए, जब उसमें जो किसानों के प्रतिनिधियों को रखा गया था तो उस वक्त में उन्होंने ये कहा कि ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है, ये बीजेपी के ही तरफ से है। हर चीज़ में अगर नाराजगी ऐसी रहेगी तो कमेटी कैसे बनेगी? कमेटी नहीं बनेगी तो रिपोर्ट कैसे तैयार? एटलीस्ट मैम मैं कह रहा हूँ, जो लास्ट में जो कमेटी बनी थी उसमें रिटायरमेंट जज थे और सरकार के अधिकारी थे, और जो मूवमेंट खत्म करा गया था पिछले साल वो ये कह के करा गया था कि तीनों काले कृषि जो कानून है उनको हम वापस ले रहे हैं और आपके लिए कमेटी बना रहे हैं। एमएसपी के ऊपर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एमएसपी लीगलाइज करेगी, जितनी भी फसल जो एमएसपी के अंतर्गत आती है। एक एक करके रखें। जो काम करेगा ना उस पर उंगली उठेगी, और जो काम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत हो रहे हैं, अपनी जगह अच्छे हो रहे हैं। अब ये बताओ, ऐसे हरियाणा, बिहार, पंजाब की बात करें तो भाई गांव में 2 परिवार गरीब हैं, 2 अमीर हैं, तो सब सारे गांव को एक साथ लेके चलो ना आप लोग। उनकी गरीबी को क्यों वो कर रहे हो आप? जब हम 2004 में जब चौटाला साहब सरकार छोड़ के गए थे तो हरियाणा का जो
प्रॉफिट में थी 4,000 करोड़ रुपए के, और जब हुड्डा साहब छोड़ के गए तो 72,000 करोड़ के लॉस में थी। और जब हरियाणा सरकार ये जब 10 साल हो गए तो 3 लाख करोड़ ये कर्जे में है मैम हरियाणा सरकार, तो ये विकास तो हुआ नहीं कहाँ। प्रधान जी, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि एजुकेशन से लेकर के रोजगार ये सब चीज़ें हैं नहीं, एमएसपी को लेकर के भी मुद्दा है। आप यहाँ पर काफ़ी समय से हैं मुझे लग रहा है, तो आप किसानों को लेकर के क्या कहेंगे, उनके एमएसपी? ऐसे है मैडम, देश जानता है जो इंसान अच्छा काम करेगा उंगली उठेगी और टांग खींचने वाले बहुत होंगे। जो अन्नदाता है वो अपने खेतों में है, वो अपने खेतों में है जी अन्नदाता, उनको टाइम ही नहीं आने का, उनको टाइम नहीं है, वो खेतों में है। इसमें शरारती तत्व तो बहुत ज़्यादा है और ये इंडिया वालों सब भाइयों को पता है, सब पता है जी।